नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल है जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मॉर्टार। आप हेडिंग डाल देना मॉर्टार। नेक्स्ट हमारा मटेरियल क्या है? मॉर्टार है। समझते हैं मॉर्टार आपका क्या होता है। तो मॉर्टार आपका होता है मिक्स ऑफ द मैट्रिक्स प्लस एडल्ट्रेंट। मिक्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड एडल्ट्रेंट्स। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स से हम यहाँ पे समझते हैं लाइक अ बाइंडिंग मटेरियल। मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे होता है आपका बाइंडिंग मटेरियल, और बाइंडिंग मटेरियल जो आप यहाँ पे यूज करते हो, फर्स्ट वन इज सीमेंट। नाउअडेज आप जो यूज कर रहे हो सीमेंट, एंड बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट वी यूज्ड लाइम। क्लियर? तो यहाँ पे जो बाइंडिंग मटेरियल आपके होंगे वो सीमेंट होगा और लाइम होगा। क्लियर? एडल्ट्रेंट की यहाँ पे बात करें तो इससे मतलब है यहाँ पर फाइन एग्रीगेट लाइक सैंड, और अगर सैंड आपके पास नहीं है देन वी यूज्ड स्टोन डस्ट, सुर्खी। ठीक है? तो ये भी आपके पास ऑप्शंस है, आप सैंड की जगह यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्लियर? तो मॉर्टार मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? मॉर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ मैट्रिक्स एंड एडल्ट्रेंट्स। मैट्रिक्स मतलब में क्या देखा? बाइंडिंग मटेरियल लाइक अ सीमेंट एंड लाइम, एंड एडल्ट्रेंट्स जो आपके हैं दैट इज फाइन एग्रीगेट सैंड। तो इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस अबाउट सीमेंट एंड लाइम। हम पिछली क्लासेस में सीमेंट और लाइम को डिस्कस कर चुके हैं, तो इस मॉर्टार की क्लास में हम इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलरेडी आपने सुरेश गुड मॉर्निंग, जितेंद्र गुड मॉर्निंग। क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर? तो यहाँ पर सैंड आपका जो मटेरियल है वो कैसा मटेरियल है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सैंड आपका कैसा मटेरियल है, एक नेचुरल मटेरियल है या आर्टिफिशियल है? ठीक है? तो देखो, अगर नेचुरल सैंड आपके पास अवेलेबल नहीं है देन अगर आपके पास नेचुरल सैंड अवेलेबल नहीं है देन वी यूज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन सा? जैसे आपका सुर्खी हुआ है, आपका स्टोन डस्ट है, ठीक है, ये आप यूज करते हो। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ये लिख लिया होगा आपने, लिख लिया है आपने, मॉर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ, लिख लेना, मॉर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ मैट्रिक्स प्लस एडल्ट्रेंट्स, और इसी फॉर्मेट में आप ऐसा ही लिख लो। लिख लिया आपने? लिख लिया है तो थंब करके बता दो। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालना नेचुरल सोर्स ऑफ सैंड। अब सैंड की बात करेंगे, सीमेंट तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि आपको नेचुरल सोर्स ऑफ सैंड जो है वो 3 टाइप के हैं। क्लियर? जहां से आप क्या करते हो? सैंड को कलेक्ट करते हो। तो पहला आपका यहाँ पे आता है पिट सैंड।
सेकेंड आपका है रिवर सैंड एंड थर्ड आपका है सी सैंड। क्लियर? तो यहाँ पर नेचुरल सोर्स की बात करेंगे तो तीन आपके पास नेचुरल सोर्स है जहां से आप सैंड को कलेक्ट कर सकते हो। एक तो है आपका पिट सैंड, सेकंड है आपका रिवर सैंड एंड थर्ड है आपका सी सैंड। क्लियर? नेक्स्ट आप पिट सैंड की बात करें क्लियर? पिट सैंड की बात करें तो पिट सैंड आपको मिलेगी कैसे? पिट सैंड आपको मिलेगी कैसे? तो आप ग्राउंड लेवल से 1 मीटर से 2 मीटर क्या करते हो? एक्सकेवेट करते हो पिट को। क्लियर? एक गड्ढा खोदते हो 1 मीटर से 2 मीटर गहरा, ठीक है, ग्राउंड लेवल से, और वहां से आप जो निकालते हो मटेरियल्स दैट इज द सैंड, उसी को आपने नाम दिया है पिट सैंड। क्लियर? तो यहां पर आपने क्या किया? एक्सकेवेट 1 मीटर टू 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। क्लियर? ग्राउंड लेवल से 1 से 2 मीटर आपने क्या किया है? एक्सकेवेट यहाँ पे किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि पिट सैंड जो होता है इसमें जो सैंड आपकी होती है उसमें किस टाइप के ग्रेन्स यहाँ पे होते हैं? तो शार्प एंगुलर ग्रेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। कैसे ग्रेन्स होते हैं? शार्प एंगुलर ग्रेन्स। कैसे होते हैं आपके? शार्प एंगुलर ग्रेन्स यहाँ पर आपके होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते जाना आप साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे पिट सैंड का एडवांटेज है कि आपने क्या किया है? 1 मीटर से 2 मीटर एक्सकेवेट करके ग्राउंड लेवल से आपने इस सैंड को निकाला है। तो आप बोल सकते हो डेट इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सॉल्ट। इसमें किसी भी प्रकार का सॉल्ट नहीं पाया जाता है। अब आपको भी पता है कि अगर सैंड में सॉल्ट होता और इससे हम एक मैट्रिक्स मतलब एक मोर्टार को प्रिपेयर करते तो मैंने आपको क्या बताया था? यह सॉल्ट जो होते हैं आपके, यह एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसको क्या कर देते हैं? अल्टीमेटली इवेपोरेट करते हैं। तो व्हाइट स्पॉट्स या स्टेनिंग की जो प्रॉब्लम्स आपकी होती है वो अकर्स होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे सॉल्ट्स का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि पिट सैंड से आपने जो सैंड निकाली है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर आपकी सैंड में प्रेजेंट होता तो क्या होता है? तो अगर आपकी सैंड में ऑर्गेनिक मैटर होता तो यह डिकम्पोज हो जाता और गैसेस रिलीज हो जाती, डिकम्पोज होता तो फिर आपके मोर्टार को यह पोरस बना देता। पोरस बनाता तो आपके मोर्टार की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ पर वीक हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर आपका होगा वो इसके अंदर सीप आउट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी किसी भी टाइप का प्रेजेंस नहीं होगा। क्लियर? तो मैंने लिखा है यहाँ पे फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
क्लियर। एक और चीज यहाँ पे बेनिफिट, यहाँ पे आप चेक करना चाहो परसेंट को, तो आप बोल सकते हो पिट सेंट से जो आपकी फाइन सेंट निकलती है, क्या निकलती है, फाइन सेंट निकलेगी। अगर इस फाइन सेंट को आप अपनी फिंगर्स के बीच में रब करते हो तो आपके फिंगर्स पर किसी भी टाइप का स्टेन यह नहीं छोड़ेगी, किसी भी टाइप का मार्क नहीं बनाएगी। क्लियर। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो लिख लेना when rubbed between the fingers, when rubbed between the fingers, rubbed between the fingers, the fine pit sand should not leave, the fine pit any stain on the fingers। क्लियर। सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि यह किसी भी टाइप का स्टेन आपके फिंगर पर नहीं छोड़ेगा। अगर आपने देखा कि पिट सैंड जो है, फाइन सैंड आपकी, यह आपकी फिंगर्स पर कोई सा स्टेन छोड़ता है, तो आपको याद रखना है कि जो सैंड के यहाँ पे ग्रेन्स आए हैं उसके चारों तरफ आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होगी, तभी यह आपके फिंगर्स पर कोई सा मार्क छोड़ेगी। क्लियर। तो लिख लेना इफ देयर इज एनी स्टेन, if there is any stain, it indicate the coating of oxide of iron over the sand grain, over the sand। तो रिवर सैंड आपकी जो होती है वो रिवर, या तो नदी के किनारे या फिर उसकी तली में आपको जो सैंड मिलती है दैट इज रिवर सैंड, वो रिवर सैंड होती है। इस रिवर सैंड में जो ग्रेन्स होते हैं, जो आपके सैंड हो गए, सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं दैट इज फाइन राउंडेड ग्रेन्स। क्लियर। यहाँ पे जो ग्रेन्स आपके होंगे वो कैसे होंगे, फाइन राउंडेड ग्रेन्स आपके यहाँ पर होंगे। अभी क्लियर है सभी का? अभी क्लियर है? डिस्प्ले क्लियर है सभी का अभी? सभी का डिस्प्ले क्लियर है? अभी वॉइस भी क्लियर है? वॉइस भी क्लियर हो गया? ओके चलो। तो मैंने लास्ट में ये डिस्कस किया है कि आपकी जो रिवर सैंड होती है उसको हम बैंक मतलब या तो नदी के किनारे से या फिर नदी की तली से हम निकालते हैं। क्लियर। उसको हम रिवर सैंड बोलते हैं। रिवर सैंड में जो ग्रेन्स ऑफ द सैंड आपके होते हैं दैट इज फाइन राउंडेड ग्रेन्स यहाँ पे होते हैं। क्लियर। सेकंड चीज आपको याद रखना है कि जो रिवर सैंड होता है ऑलमोस्ट व्हाइट इन कलर,
यह ऑलमोस्ट व्हाइट इन कलर, क्लियर, व्हाइट कलर में आपको मोस्टली ये क्या होता है, मिल जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आपको जो रिवर सैंड होता है यूजुअली अवेलेबल इन क्लीन कंडीशन, क्लियर, ये यूजुअली आपको क्लीन कंडीशन में ही मिलती है, इसलिए पर्पज, क्लियर, इसको हम बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द रिवर सैंड, ठीक है। तो ये आप रिवर सैंड में पॉइंट लिख लेना, ठीक है, जो याद रखने के हैं आपके। अभी फिर से ब्लैंक हो रहा है, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है डिस्प्ले? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सी सैंड की, क्लियर, समुद्र के किनारे, समुद्र से सी सैंड मतलब क्या, समुद्र, और सैंड मतलब रेत, क्लियर, समुद्री रेत की हम बात डेट इज द सी सोर्स, कहां से ऑब्टेन की जाती है, सी सोर्स, क्लियर। तो ऐसा लिख लेना, ऑब्टेन फ्रॉम सी सोर्स, क्लियर। नेक्स्ट यहां पे याद रखना है आपको कि इसके भी जो ग्रेन्स आपके होते हैं, क्या होते हैं, इसके भी जो ग्रेन्स आपके होते हैं दैट इज फाइन राउंडेड ग्रेन्स, फाइन राउंडेड ग्रेन्स आपके होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें पॉइंट की कि सी सैंड का आपका जो कलर होता है दैट इज लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर, सी सैंड आपको लाइट ब्राउन कलर में मिलती है, क्लियर। नेक्स्ट लिखना, सी सैंड कंटेन सॉल्ट, कंटेंट्स सॉल्ट। अब आपके सी सैंड में यहाँ पे सॉल्ट होता है, इसलिए यह एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है और इसका जो रिजल्ट्स निकलता है दैट इज कॉज डैम्पनेस, एफ्लोरेंस जो हमने पढ़ा था, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वर्क जो था वह यहाँ पर होगा, ठीक है। तो एफ्लोरेंसेस की प्रॉब्लम आपको हमेशा मिलेगी अगर आप सी सैंड को यूज कर रहे हो, डैम्पनेस की आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगी, क्लियर। आप देखते हो बारिश का जब आपकी होती है तो आपकी वॉल्स पर सीलर्स वगैरह आ जाती है, मतलब एनी टाइप ऑफ सॉल्ट आपकी सैंड में रहता है तो वो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अभी भी ब्लैंक हुआ है, एक बार आप रिफ्रेश करो डिस्प्ले को, ऑल क्लियर है, अभी रिफ्रेश करें आप डिस्प्ले को एक बार। आर सांबले, आपका नाम क्या है, आप नाम बताएं अपना एक बार। फुल फॉर्म ऑफ आर, अभी क्लियर है डिस्प्ले, थंब के थ्रू बता दें डिस्प्ले क्लियर है।
डिस्प्ले क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट यहां पे आता है अब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड। तो मॉर्टार के लिए हमने सैंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो आपकी कैटेगरी है, सबसे पहली जो आपकी कैटेगरी है दैट इज फाइन सैंड। सेकेंड कैटेगरी जो आपकी है कोर्स सैंड, और थर्ड कैटेगरी जो आपकी यहां पर है ग्रेवली सैंड। ठीक है, अब आप पहचानो मतलब आपने वायर्स की एक मैश बना के रखी है जहां पे जो ओपनिंग से आपकी वायर्स के बीच में डेट इज 1.5875 mm। यहाँ पर जो वायर्स की आपने मेश प्रिपेयर की है उसके बीच में जो क्लियर ओपनिंग आपको दी गई है डेट इज 1. जो पासिंग मटेरियल आपको मिलेगा डेट इज फाइन सैंड, वो आपकी फाइन सैंड यहाँ पे कहलाएगी। क्लियर, क्या कहलाएगी? फाइन सैंड आपकी कहलाएगी। फिर से डिस्प्ले ब्लैंक हुआ, अभी क्लियर है? आप एक मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है? 1 मिनट आप वेट करिए, ठीक है? करेक्ट करते हैं। की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है? बाकी अपन स्लो चलेंगे, जो भी अगर आपका छूट गया है उसको मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, ठीक? अभी क्लियर है आपके डिस्प्ले? थंब के थ्रू आप बता दें डिस्प्ले क्लियर है सभी का डिस्प्ले?
ओके, तो मैंने यहाँ पे ये बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड में हमने सैंड को यहाँ पर मोर्टार के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज फाइन सैंड, सेकंड वन इज कोर्स सैंड एंड थर्ड इज ग्रेवली सैंड। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी सैंड जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। अब कैसे पहचानोगे आप फाइन सैंड को? तो आपने क्या किया, वायर्स की मैश बनाई। क्लियर? या फिर अगर मैं उसको सीप भी बोलूं तो गलत नहीं होगा, ठीक है? तो वायर्स की जो आपने यहाँ पे मैश बनाई है उसके बीच में जो क्लियर ओपनिंग आपने दी है दैट इज 1.5875 mm की आपकी क्लियर स्पेसिंग वहां पे दी गई है। अब अगर सैंड इसमें से पास हो जाती है तो जो पासिंग मटेरियल आपको मिलेगा दैट्स कॉल्ड द फाइन सैंड, वो आपकी क्या कहलाएगी, फाइन सैंड कहलाएगी। और मोस्टली इस फाइन सैंड को आप प्लास्टरिंग पर्पज में यूज करते हो। इसमें यूज करते हो प्लास्टरिंग पर्पज के लिए आप इस फाइन सैंड का यूज करते हो, जो इस क्लियर स्पेसिंग दैट इज क्लियर स्पेसिंग बोलो या ओपनिंग, क्लियर ओपनिंग से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कोर्स सैंड की यहां आपकी क्लियर ओपनिंग है मैश की, वायर मैश जो आपने बनाई हुई है, और अगर आपकी सैंड इस मैश से पास हो जाती है, क्लियर मैं पास मटेरियल की बात कर रहा हूं, ठीक है, रिटेंड मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपका इस क्लियर ओपनिंग से सैंड पास हो जाता है दैट्स कॉल्ड द कोर्स सैंड। और ऐसी सैंड को हम यूज करते हैं मैसोनरी पर्पज के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? मैसोनरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ये याद रखना है आपको, यूज आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है ग्रेवली सैंड। ग्रेवली सैंड जो यहाँ पर आपका आता है, तो यहाँ पर जो वायर्स के बीच में आपकी क्लियर स्पेसिंग होती है दैट इज 7.62 mm। क्लियर ओपनिंग यहाँ पे जो आप यूज करते हो इस सैंड को पास कराने के लिए दैट इज 7.62 mm क्लियर ओपनिंग आपकी होती है। अगर मटेरियल यहाँ से पास होता है वो आपकी ग्रेवली सैंड कहलाती है। और जनरली इस ग्रेवली सैंड को आप कंक्रीट वर्क में यूज करते हो। इसमें यूज करते हो कंक्रीट वर्क में आप इसको यूज करोगे ग्रेवली सैंड को। क्लियर? तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द सैंड हो गया कि सैंड आपकी 3 कैटेगरी में पाई जाती है, फाइन में, कोर्स में एंड ग्रेवली। कैसे डिफाइन करोगे? तो ये क्लियर ओपनिंग के थ्रू आपका पासिंग मटेरियल आ रहा है और इसका यूज हम कहां करते हैं वो भी हमने देख लिया है। क्लियर? तो इसको आप एज इट इज अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, ठीक है। ज्यादा डिटेल में हम सेंटेंस बना के नहीं लिख रहे, इसको आप शॉर्ट में लिख लो। इंपोर्टेंट यही है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको इसी पर ऐसे ही पूछे जाएंगे। जल्दी से लिख लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन हो जाए तो थंब के थ्रू बता देना आपका नोट डाउन हो गया है। नेक्स्ट आपका आता है बल्किंग ऑफ सैंड। नेक्स्ट आपका आता है बल्किंग ऑफ सैंड। हेडिंग डालना बल्किंग ऑफ सैंड। अगर आपकी सैंड में मॉइस्चर प्रेजेंस होता है
तो उस मॉइस्चर की वजह से जो सैंड का वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है, दैट्स कॉल्ड बल्किंग ऑफ सैंड। क्लियर? अगर पूरी टेक्निकल इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सैंड। क्लियर? अगर आपकी सैंड में मॉइस्चर प्रेजेंस होता है तो आपकी सैंड का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? आपका बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर सैंड में आपका मॉइस्चर प्रेजेंस है तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? तो जो मॉइस्चर आपका होता है वो सैंड के ग्रेन्स के चारों तरफ एक फिल्म क्रिएट करता है और मॉइस्चर और वॉल्यूम को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। क्लियर? अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है किस अमाउंट से हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, यह किस पे डिपेंड करता है? तो आपका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है सैंड में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, यह डिपेंड करता है आपका ग्रेडिंग पर। जैसे अभी हमने बात की थी फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवली सैंड। तो जितना फाइन आपका मटेरियल होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो लिखना इसमें बल्किंग ऑफ सैंड में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड increase the volume of sand, increase the volume of sand. Next यहाँ पे लिखना this is due to the fact, this is due to the fact that moisture causes film of water, causes film of water around sand particle which results in the increase of volume, which results in the increase of volume of sand, volume of sand. क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपकी सैंड में 5 to 8% आप मॉइस्चर क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। अगर आपकी सैंड में 5 to 8% मॉइस्चर अगर आ जाता है तो यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा मे बी 20 to 40% यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? 20 to 40% वॉल्यूम इंक्रीज। 5 to 8% मॉइस्चर में आपकी सैंड का जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो 20 to 40% आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और यह डिपेंड करता है ग्रेडिंग ऑफ सैंड पर। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन ग्रेडिंग ऑफ सैंड। क्लियर? तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट यहां पर फॉर अ मॉइस्चर कंटेंट of about 5 to 8%, this increase of volume may be as much as 20 to 40%, comma, depending upon the grading of sand. Depending upon the grading of sand. Next point लिखना, the finer the material, the more will be increase in volume. The more will be the increase in volume for a given moisture content.
for a given moisture content. This phenomena is known as the bulking of sand. इस phenomena को आप किस नाम से जानते हो? bulking of sand के नाम से जानते हैं। क्लियर? आप चाहो तो इसका एक ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है? तो बना लेना, ग्राफ बनाते हैं। तो आपका जो बाई एक्सिस है, यहाँ पे आप लिखोगे परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्लियर? एंड आपकी जो एक्स एक्सिस होगी उस पर आपको लिखना है परसेंटेज बाय वेट ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज बाय वेट ऑफ मॉइस्चर। ठीक है? अब अपन यहाँ पे 0 से करते हैं और कितना करते हैं? 5-5% आपका मॉइस्चर की बात करते हैं, 5, 10, 15, क्लियर? 20 तक जाते हैं, 20% तक। क्लियर? और यहाँ पे आपका जो इंक्रीमेंट होगा वॉल्यूम का, दैट इज 5% अगर आप ऐड करोगे तो 10% आपको वॉल्यूम इंक्रीज मिलेगा। क्लियर? 10, 20, 30 एंड 40, 30 एंड 40। ठीक है? तो ये आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। अब अगर अपन 5 सेंट की बात करें, फाइन सेंट की बात करें, तो फाइन सेंट का जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है? काम करो, इसको इस टाइप से डिवाइड कर लेना। इसमें थोड़ा सा और क्लियर आपका बन जाएगा। फाइन सेंट, ठीक है? ये आपका फाइन सेंट का ग्राफ जा रहा है। मीडियम सेंट की बात करें तो मीडियम सेंट का आपका जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये आपकी मीडियम सेंट हो गई है। नेक्स्ट आपका जो कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो कोर्स का आपका कुछ यहाँ होगा, डेट इज कोर्स सेंट। तो आप ये बल्किंग ऑफ सेंट एंड बल्किंग ऑफ सेंट का ग्राफ बना लो। बना लिया और यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आप बता देना कि क्लियर हो गया है आपको और आपने ये बना लिया है ग्राफ। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, तो एक सिंपल सा टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं कि आप एक बल्किंग ऑफ सेंट मतलब कैसे आप एक परसेंटेज को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? तो देखते हैं। देखो, एक सिंपल सा टेस्ट प्रोसीजर है, समझना इसको। मैंने क्या किया,
एक कंटेनर सबसे पहले लिया, क्लियर, एक कंटेनर लिया और इसमें मैंने क्या कर दिया है आपका, तो थर्ड हाइट तक सैंड को इसमें फिलअप कर दिया। जो सैंपल आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, क्लियर। तो समथिंग आपकी मैंने क्या की, यहाँ पे नोट की है कि आपकी जो सैंड की हाइट है डेट इज 200 mm, हाइट तक आपका क्या भरा हुआ है, इसमें सैंड भरा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये भरा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, इस सैंड को निकाला है बाहर, ठीक है, इस सैंड को क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। अब आपको याद रखना है कि जो हाइट तक आपने यहाँ पे सैंड भरी हुई थी उसमें से एक भी ग्रेन्स आपका बाहर नहीं गिरना चाहिए, मतलब सैंड का कोई भी लॉस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देन अब हम क्या करेंगे, इस में से सैंड को खाली कर लिया हमने, फिर हमने सेम साइज का कंटेनर लिया और उसमें ऐड कर दिया क्या, वाटर, उसमें हमने क्या भर दिया, वाटर को भर दिया। अब धीरे धीरे जो सैंड हमने इसमें से निकाली उस सैंड को हम इस वाटर में डालते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, उस सैंड को हम इस वाटर में डालते जाएंगे और एक रॉड से उसको स्ट्रेट मतलब हिलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे रॉड को उसके अंदर वाटर में, क्लियर। देन फिर यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की कि जब हमने यहाँ पे डाल दिया पूरा सैंड को, तो आपने देखा कि जो सैंड है उसकी आपको अब हाइट मिल रही है कितनी, 160 mm। कितनी हाइट मिल रही है आपको, 160 mm आपको हाइट मिल रही है। तो देन बल्किंग ऑफ द सैंड की अब बात करें तो बल्किंग ऑफ द सैंड आपका क्या हो जाएगा कि इनिशियली आपको कितनी थी, 200 mm थी, क्लियर। लास्ट में आपको कितना दिखा, 160 mm दिखा, क्लियर। लास्ट में कितना दिखा, 160 दिखा। देन डिवाइड बाय 160, तो आपका यहाँ पे क्या आया, 40 डिवाइड बाय 160, कितना आ गया आपका, 40 डिवाइड बाय 160 आ गया। आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 1/4 एंड कितना आया, 25%, क्लियर। अगर आप फ्रैक्शन है आपका जो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 25%। तो यहाँ पे बल्किंग ऑफ सैंड, जो आपके सैंड का वॉल्यूम बढ़ा वो 25% यहाँ पे आपका वॉल्यूम राइज हुआ है, क्लियर। तो आप इस बेसिस पर बल्किंग ऑफ सैंड को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक सिंपल सी कॉमन सी प्रोसीजर थी, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, फ्यूचर में आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी साइट पर आप चेक करने के लिए जाते हैं सब इंजीनियर बनने के बाद, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप बल्किंग ऑफ सैंड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो या फिर कैसे चेक करोगे, ठीक है। आफ्टर ऑल जो आपकी कीमत है वो सब इंजीनियर की नहीं है, आपके साइंस की है, ठीक है। तो साइंस सोच समझ के करना सब इंजीनियर बनने के बाद, ठीक है। पहले थोड़े बहुत ये टेस्ट कर लेना, मोटार या कंक्रीट वगैरह अगर कभी टेस्ट करोगे तो। क्लियर है आपको, ये क्लियर है, थंब के थ्रू बता देना। और अगर लिखने की जरूरत है आपको इस टेस्ट की तब भी बता दो, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखा भी दूंगा इसको, ठीक है। लिखने की जरूरत है आपको, नीड लग रही है आपको इसको लिखने की, टेस्ट की। क्या आपको क्लियर हो गया कि आपको बल्किंग ऑफ सैंड कैसे फाइंड आउट करना है, या साइट पे आप जाओगे कभी तो कैसे आप बल्किंग ऑफ सैंड को मेजर कर पाओगे। आप प्रोसीजर लिखना चाहते हैं देन आप कमेंट के थ्रू बता दें, मैं आपको लिखा दूंगा प्रोसीजर। लिखवा दो बट स्लो। भारती अभी भी आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है, अभी भी स्पीड ज्यादा है क्या, सभी को लग रही है स्पीड ज्यादा क्या मेरी अभी भी, कल के रिस्पेक्ट में।
तो लिखना ओके, लिखना to decide the percentage of bulking of sand, to decide the percentage of bulking of sand, following procedure is adopted, following procedure is adopted। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना, ठीक है। आप जो पॉइंट्स लिखते हो उसमें इस टाइप का एरो बना के आप लिखा करो, फर्स्ट एरो मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एरो सेकंड पॉइंट, ठीक है। नंबरिंग मत किया करो। लिखना अ कंटेनर इज टेकन, राम अभी भी आपको स्पीड लग रही है, ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम करने की। एक्चुअल में क्या है, आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत लिखना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। मैं भी ट्राई करता हूँ कि धीरे बोलूँ, बट बढ़ जाती है, वो आदत है ऐसी, ठीक है। बाकी कोशिश कर रहा हूँ, आपको स्पीड नॉर्मली लगेगी आज। लिखना अ कंटेनर इज टेकन, अ कंटेनर इज टेकन एंड इट इज फिल्ड, and it is filled 2/3 with the sample of sand, 2/3 with the sample of sand to be tested, 2/3 with the sample of sand to be tested। Second point, the height is measured, say it is 200 mm। क्लियर। ये एक अपन ने जो टेस्ट कर रहे हैं उसका एक कॉमन मैंने यहाँ पे बोला है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको 200 mm लेना है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो जब भी आप टेस्ट को परफॉर्म करोगे। क्लियर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 200 mm ले लिया है, तो द हाइट इज मेजर्ड, से इट इज 200 mm। थर्ड पॉइंट लिखना the sand is taken out of container, the sand is taken out of container, care should be taken to see that, care should be taken to see that there is no loss of sand, see that there is no loss of sand during this transaction, Fourth point लिखना the container is filled with water, the container filled with water, the container filled with water। next लिखना the sand is then slowly dropped in the container, the sand is then slowly dropped in the container and it is thoroughly stirred, by means of a rod, by means of a rod, by means of a rod, means of a rod। next point लिखना the height of sand is measured, the height of sand is measured, say it is 160 mm, say it is 160 mm। next then bulking of sand, then bulking of sand, और ये लिख लेना आपका कितना हो जाएगा 200 माइनस 160, बोर्ड पे लिखा हुआ है 200 माइनस 160 डिवाइड बाई 160, 40 बाई 160 1/4 और 25%। फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है, 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड। नेक्स्ट करेंगे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड।
नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड। एक अच्छी सैंड की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? क्लियर? तो सबसे पहला आपका इट शुड बी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, सीधा सीधा पॉइंट लिख रहा हूं आपका कि आपकी जो गुड सैंड होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए? शुड बी, ये आप जोड़ते जाना हर बार, शुड बी केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव। क्लियर? यह किसी अदर मटेरियल से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव, मतलब किसी अदर मटेरियल से यह रिएक्ट ना करे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इट शुड नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनिक मैटर। तो क्या बोलूंगा मैं? फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक मैटर। वही मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स आपके होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं, वो आपके मॉर्टार को क्या करते हैं? पोरस बना देते हैं। क्लियर? अब पोरस आपका मॉर्टार हो जाएगा तो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? फ्री फ्रॉम सॉल्ट। क्लियर? या फिर शुड नॉट कंटेन एनी सॉल्ट। शुड नॉट कंटेन एनी सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। क्लियर? विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। क्लियर? आपको पता है सॉल्ट्स की वजह से आपका स्टेनिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्लियर? स्टेनिंग, व्हाइट स्पॉट, क्लियर, एफ्लोरेंसेस। क्लियर? ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होना चालू हो जाती है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इट शुड कंटेन। नेक्स्ट है आपका इट शुड कंटेन शार्प एंगुलर कोर्स ग्रेन। क्लियर? शार्प एंगुलर कोर्स एंड साथ में आप जोड़ सकते हो कोर्स के साथ ड्यूरेबल ग्रेन। ड्यूरेबल ग्रेन्स शार्प होनी चाहिए एजिस ग्रेन्स की, एंगुलर होनी चाहिए जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, कोर्स होनी चाहिए, ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लाइफ उसकी होना चाहिए। ठीक है, सैंड ग्रेन्स की। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है पॉइंट इट शुड बी वेल ग्रेडेड। इट शुड बी वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड आपकी यहाँ पे सेंड होना चाहिए। मीन्स अगर मैं क्या बोलूं तो फाइननेस मॉडुलस जो आपकी सेंड का यहाँ पर होगा क्या होगा? फाइननेस मॉडुलस जो आपकी सेंड का होगा बिटवीन 2 and 3। बिटवीन 2 and 3, 2 to 3। क्लियर? 2 और 3 के बीच में आपके फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर बोले फाइननेस मॉडुलस कैसे निकाला गया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर BIS नंबर 480 माइक्रोन, 480 माइक्रोन की आपने सीव ली है। इसमें से आपका मटेरियल क्या हो जाना चाहिए? पास हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? पास हो जाना चाहिए। एंड शुड नॉट बी पास। देखो यहाँ पे फाइननेस मॉडुलस आप निकाल रहे हो
और वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल आपके मिक्स होते हैं सेट में। क्लियर, वेल ग्रेडेड में डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेन्स आपके क्या होंगे, मिक्स होंगे, दैट इज वेल ग्रेडेड। तो अब फाइनेस्ट मॉडुलस की मैं बात कर रहा हूं, तो आपके जो वेल ग्रेडेड सैंड की बात जो मैंने की है, तो वो BIS नंबर 480 माइक्रोन की जो आपकी सी होगी उससे पास हो जाएगा, लेकिन BIS नंबर 15 की जो आपकी सी होगी इसमें से पास नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, शुड बी पास BIS नंबर 480 एंड शुड नॉट पास BIS नंबर 15 सी। BIS नंबर 15 सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका, फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार। एक क्लियर है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ गुड सैंड क्लियर है आपको, हम के थ्रू बता रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ गुड सैंड क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार। नेक्स्ट आप लिखें फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार। क्लियर, तो फंक्शंस में सबसे पहले हम बात करेंगे बल्क। आप चाहो तो डिटेल में आपको लिखना हो तो लिखते जाना, मैं बता रहा हूं आपको। बल्क का मतलब यहाँ पर होता है कि सैंड शुड नॉट बी इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार। सैंड जो है वो कभी भी आपके मोर्टार की स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करेगा। क्लियर, तो क्या हो गया पहला पॉइंट, डज नॉट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार। तो फिर सैंड मिलाने का मतलब क्या हुआ, तो ऑलवेज इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। यह हमेशा आपका क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मोर्टार का। क्लियर, तो बल्क मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बल्क और वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इज इंक्रीज्ड। क्लियर, तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द मोर्टार आपने बढ़ाया है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट को आपने कटिंग कर दिया है। क्लियर, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट हो गया है। ठीक है, ये तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अगर आप बाइंडिंग मटेरियल को इंक्रीज ज्यादा करोगे तो आपकी कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ाया जाए, तो सैंड को ऐड कर दूं तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, तो इट डज नॉट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार बट इट एक्ट एज एडल्ट्रेंट्स। क्लियर, एडल्ट्रेंट्स के रूप में यह एक्ट करता है, हेंस इसका रिजल्ट क्या निकलता है, द बल्क और वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इंक्रीज। बल्क और वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इंक्रीज। क्लियर, नेक्स्ट यहां पे अब आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है आप स्ट्रेंथ का। फंक्शंस में अब हम बात करें किसकी, स्ट्रेंथ की। अगर हम बात करें तो अभी हमने क्या देखा है कि यह स्ट्रेंथ को बढ़ाता नहीं है, तो सैंड डज नॉट गिव स्ट्रेंथ, ये तो क्लियर हो गया है। क्लियर, बट यह क्या करता है
कि यह स्ट्रेंथ का एडजस्टमेंट कर देता है। क्या कर देता है? एडजस्टमेंट कर देता है ड्यू टू वेरिएशंस ऑफ प्रोपोर्शन। क्लियर? यहाँ पर यह अपनी क्वांटिटी में या अपने प्रोपोर्शन में वेरिएशन करके स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? एडजस्ट करा देता है। क्लियर? तो याद रखना है आपको, इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना, इट हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, इट हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार और कंक्रीट की भी हम बात कर सकते हैं। क्लियर? मोर्टार और कंक्रीट बाय वेरिएशन ऑफ इट्स प्रोपोर्शन, बाय वेरिएशन ऑफ इट्स प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आपका आएगा नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे श्रिंकेज। श्रिंकेज, क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन में लिखना श्रिंकेज। तो श्रिंकेज में क्या हो जाएगा? इट प्रिवेंट एक्सेसिव श्रिंकेज ऑफ द मोर्टार इन द कोर्स ऑफ ड्राइंग। जब आपका मोर्टार ड्राई होता है तो उसमें एक्सेसिव श्रिंकेज जो आपका आएगा, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप आपके होने लग जाते हैं, तो उसको यह क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। क्लियर? एक्सेसिव श्रिंकेज को रोकेगा। क्लियर? सैंड आपका, तो यहाँ पे लिख लेना श्रिंकेज में, इट प्रिवेंट एक्सेसिव श्रिंकेज ऑफ द मोर्टार इन द कोर्स ऑफ ड्राइंग, द कोर्स ऑफ ड्राइंग। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे जो फंक्शन होगा आपकी सैंड का, दैट इज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होगा आपका? तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, बाइंडिंग मटेरियल की बात करें, किसकी बात करें? बाइंडिंग मटेरियल की बात करें, तो बाइंडिंग मटेरियल में यह क्या करेगा? एक थिन फिल्म में क्या करेगा? एक थिन फिल्म प्रोवाइड करेगा और एरिया जो लेयर्स होंगी आपको उसको सब डिवाइड कर देगा। क्लियर? लेयर्स सब डिवाइड होंगी तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया वो ऑफर होगा आपका, जैसे ब्रिक मैसोनरी आप कर रहे हो या स्टैम्प मैसोनरी आप कर रहे हो। क्लियर? तो ज्यादा सरफेस एरिया ऑफर करने के लिए भी हम सैंड का यूज करते हैं। क्लियर? तो सैंड हेल्प्स इन डिवाइडिंग द मोर्टार इनटू डिफरेंट सबलेयर। डिफरेंट सबलेयर में मोर्टार को डिवाइड कर देता है, जिससे आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्प्रेडिंग और एडरिंग की प्रॉपर्टी जो होती है, एडिशनेस जो आप समझते हो, एडरिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो लिखना सरफेस एरिया में, sand helps in dividing the mortar, sand helps in dividing the mortar into different sublayers, thereby increasing the total surface area, thereby increasing the surface area over which mortar can be applied, mortar can be applied। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका सब्स्टिट्यूट्स फॉर सैंड। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सैंड अवेलेबल नहीं है तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स हैं जो आप सैंड की जगह यूज कर सकते हो, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लिख लो इसमें पॉइंट आप। सबसे पहले इन प्लेस ऑफ सैंड, सब्स्टिट्यूट्स फॉर सैंड में लिखना, सब्स्टिट्यूट्स फॉर सैंड
in place of sand, other material such as stone screening, want clay से यहाँ पे उनका मतलब ये आ जाता है कि ब्रिक जो आपका होता है, ईंट जो होती है, इसमें आप क्ले को क्या करते हो, बर्न करते हो, और इस क्ले ब्रिक को आपने क्या कर दिया है, पुल्वराइज्ड कर दिया है। पुल्वराइज्ड कर दिया मतलब आपने पीस दिया है, तो आपका एक यहाँ पे मटेरियल फॉर्म हुआ, दैट इज सुर्खी। क्या फॉर्म हुआ, सुर्खी। तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया है वर्न क्ले, ठीक है, और वर्न क्ले को ही आप सुर्खी बोलते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, क्लियर, सुर्खी। और वो सुर्खी आई कहां से, दैट इज पुल्वराइज्ड ब्रिक, ठीक है। वो ब्रिक को हमने बारीक पीस दिया है, ठीक है, फाइन कर दिया है, दैट इज सुर्खी, ठीक है। सुर्खी के बाद आपका आता है सेंडर और एसेस, सेंडर और एस। अब ये सेंडर एंड एसेस होता क्या है, जैसे आपकी कोल कंपनियां होती हैं, कोल जो होता है, कोल की जो राख निकलती है, ठीक है, कोल कोक और जो डस्ट आपका आता है, क्लियर, तो वहां से ये फॉर्म हुआ है आपका सेंडर और एस। अब जो आपका क्रश्ड स्टोन होता है, उस स्टोन की आप स्क्रीनिंग कर देते हो, तो स्टोन स्क्रीनिंग जो अपन ने लिखा है, यहां से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो कि स्टोन स्क्रीनिंग जो आप इन द प्लेस ऑफ सैंड यूज कर रहे हो, तो जो आपके क्या होते हैं, बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, लाइक अ डैम, ब्रिजेस, वहां पर आप स्टोन स्क्रीनिंग को यूज कर लेते हो एट द इन द प्लेस ऑफ द सैंड, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे हो गए हैं सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सैंड के लिए कौन कौन से आपके पास टेस्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आपने अभी तक नहीं देखा होगा, आप किसी ने पढ़ा है क्या कि सैंड का हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? किसी को भी नॉलेज है सैंड के टेस्ट के बारे में? अगर नॉलेज है तो आप कमेंट के थ्रू बताएं जल्दी से। हाँ, जल्दी से आप यहाँ पर बताएं कि सैंड के लिए कौन सा टेस्ट अवेलेबल होता है। कमेंट करें आप जल्दी से, टेस्ट का नाम बताएं सैंड के लिए। दुर्गेश, राम, सुरेश, शिवांगी, राजीव, नवीन, भारती, किसी को पता है कि सैंड के लिए आपके पास कौन सा टेस्ट होता है? सीव एनालिसिस। और क्या होता है सीव एनालिसिस के बाद? सीव एनालिसिस इसके अलावा आपने सुना है, सीव एनालिसिस तो कॉमन हो गया, सबने सुना होगा। सिल्ट का टेस्ट होता है साइल बिकर टेस्ट, और
देखो सिल्ट वगैरह का ऐसा कॉमन टेस्ट अपन ने नहीं किया। आप सिल्ट कंटेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्लियर? ग्लिस्टरिंग पार्टिकल्स अगर आपकी सैंड में प्रेजेंस है, चमकदार पार्टिकल्स प्रेजेंस है, ऑलमोस्ट सिल्ट आपकी सैंड में प्रेजेंट होता ही है, ये आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन अपन कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, बात चल रही है। वो प्लास्टिक का बीकर होता है, उसके अंदर हम सैंड को डाल देते हैं तो सिल्ट बाहर हो जाता है और सैंड अलग हो जाती है। यही सुरेश, यही बोलना चाह रहे हो? सिल्ट कंटेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्सप्लेन करो आप इसको। सिल्ट कंटेंट आप फाइंड आउट कैसे करोगे ये बताओ। दुर्गेश, एनी आइडिया अबाउट सिल्ट कंटेंट? राम, शिवांगी, कैसे फाइंड आउट करोगे सिल्ट कंटेंट? आपने अगर बोला है सिल्ट कंटेंट का टेस्ट होता है सर, सॉल्ट कैसे फाइंड कर, सॉल्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी आपको बताया, अगर आप सी सैंड को यूज कर रहे हो तो वहां पर सॉल्ट कंटेंट होगा, ठीक है, सॉल्ट आपकी सैंड में प्रेजेंस होगा। अब वो मेजर कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। अगर आपके इंडियन स्टैंडर्ड ने टेस्ट बनाया होगा तो अपन सॉल्ट कंटेंट को ही फाइंड आउट करेंगे। अगर नहीं बनाया होगा तो सॉल्ट कंटेंट आपको ऐसे समझना है कि अगर आपने सी सैंड को यूज किया है तो आप सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। वाटर मिक्स्ड करके, ओके, वाटर मिक्स्ड करके आप कैसे, सिल्ट क्या ऐसा तैरने लग जाएगा वाटर की सरफेस पर? हाँ, या सेटल डाउन हो जाएगा? सही जा रहे हो आप, वाटर को मिक्स किया जाएगा, लेकिन आप बताओ वाटर को मिक्स करने के बाद क्या होगा? दोनों सही हो। देखो यहाँ पे आपको मैं आगे बताऊंगा, जब हम कंक्रीट को बनाएंगे राहुल, जब हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इम्प्यूरिटीज की भी बात करेंगे कि सॉल्ट कितना प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? वहां पे आपका वाटर भी मैटर करता है, वाटर में भी इम्प्यूरिटीज होती हैं। तो सॉल्ट का जो कंटेंट की बात है वो हम कंक्रीट मटेरियल पढ़ेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे कि सॉल्ट कंटेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। अभी हमसे बात कर रहे हैं सैंड की। सिल्ट ऊपर आ जाता है, सर सिल्ट कंटेंट के लिए वाटर मिक्स करेंगे तो सेटल डाउन हो जाएगा सैंड पर। ओके, सेटल डाउन सैंड पर मतलब टॉप जो लेयर होगी वो सिल्ट की बन जाएगी। क्लियर है? चलो यहाँ पे आपने सही बोला है, लेकिन मिक्स कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। तो बार बार एक ही वर्ड में आपको बोलता हूँ, विगोरसली। क्लियर? तो आपने क्या किया, ग्लास ऑफ वाटर इज टेकन, एक गिलास में आपने पानी लिया और सम क्वांटिटी ऑफ सैंड इज प्लेस्ड, और उसमें आपने सैंड की कुछ क्वांटिटी को प्लेस्ड कर दिया, एंड इट इज देन विगोरसली सेक, हमने उसको हाई वेलोसिटी पर क्या कर दिया है, सेक कर दिया है, ठीक है। हाई वेलोसिटी पे आपने सेक कर दिया है और अब उसको अलाउ कर दिया है सेटल डाउन होने के लिए। अलाउ करना मतलब कि उसको अनडिस्टर्ब्ड आपने छोड़ दिया है। आप अनडिस्टर्ब्ड यहाँ पे छोड़ोगे तो अगर एनी क्ले कंटेंट अगर उसमें प्रेजेंट है आपकी सैंड में, तो टॉप ऑफ द सैंड उसकी एक डिस्टिंक्ट लेयर आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बता दोगे कि इस सैंड में सिल्ट प्रेजेंस है। सिल्ट मीन्स मतलब क्ले कंटेंट। क्लियर? तो यहाँ पर क्ले कंटेंट प्रेजेंस है कि क्ले कंटेंट सैंड में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? अगर लेयर फॉर्म नहीं होती है मतलब सिल्ट यहाँ पर नहीं है, क्ले कंटेंट नहीं है, और लेयर का अगर फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर सिल्ट प्रेजेंट है। क्लियर? चलो तो लिखना टेस्ट फॉर सैंड, टेस्ट फॉर सैंड, टेस्ट फॉर सैंड। और इसमें लिखना ये जो अभी हमने समझा, लिखना अ ग्लास ऑफ वाटर इज टेकन, पहला लिखना, पहला लिखना a glass of water is taken, a glass of water is taken, a
glass of water is taken and some quantity of sand is placed a glass of water is taken and some quantity of sand is placed in it full stop. It is then vigorously shake and allowed to settle full stop. If clay is present in sand, its distinct layer is formed at the top of sand. सुरेश का यहाँ पे कमेंट आया है कि कितना सिल्ट होना चाहिए। तो टेस्ट खत्म हो चुका है आपका। ब्रैकेट में लिखो शुड नॉट एक्सीड 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल सैंड का वेट ले लेना, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में 8% की बात मैं कर रहा हूं। क्लियर। अब अगर आपको डिटेक्ट करना है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कि आपकी सैंड में ऑर्गेनिक कोई कंटेंट प्रेजेंट तो नहीं है, तो उसके लिए आपका टेस्ट क्या होगा। तो सेकंड लिख लेते हैं और साथ में समझते जाएंगे। लिखना फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, presence of organic impurities in sand, the solution sodium hydroxide or caustic soda, sodium hydroxide or caustic soda is added to the sand. क्लियर। अगर आपको ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट करना है तो सैंड में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडेड टू द सैंड एंड इट इज स्ट्रेट, और इसको हम क्या कर देंगे, रॉड से घुमा देंगे, जिससे आपका ये सॉल्यूशन है सैंड में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्लियर। अब अगर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, जो आपने सॉल्यूशन ऐड किया है अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, क्लियर। अब कलर कैसा चेंज होगा, तो इसका जो कलर ओरिजिनल होता है उससे जो चेंज, अगर यह कलर अब आपको ब्राउन दिख रहा है मतलब आपकी सैंड में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस है। क्लियर। अगर इसका कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाता है तब आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। क्लियर। तो लिखना if color of solution change to brown it indicates the presence of organic matter. It indicates the presence of organic matter.
अब देखो यहाँ पे सॉल्ट की आपने बात की थी कि सैंड में सॉल्ट कैसे आप फाइंड, तो देखो ऐसा सॉल्ट निकालने के लिए कोई टेस्ट नहीं बनाया है। जनरली टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट ही करके आप हल्की सी सैंड का एक ग्रेन्स लो, अपने मुंह में रखोगे, आपको टेस्ट पता चल जाएगा, ठीक है, कि सॉल्ट प्रेजेंस है या नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सैंड को अपने टंग्स पे रखना है और टेस्ट फाइंड आउट करना है कि सॉल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। और अपनी टंग से आप बता भी सकते हो कितना कंटेंट है, ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंस है, कम सॉल्ट प्रेजेंट है या मीडियम सॉल्ट प्रेजेंस है। क्लियर? हम खाना खाते ही हम बोलते हैं ना कि सब्जी में आज नमक ज्यादा हो गया है, सब्जी में नमक आज कम है, सब्जी में नमक बिल्कुल ही नहीं है। वो कैसे बताते हैं? टेस्ट करके बताते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट के लिए कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, इसको टेस्ट करके ही फाइंड आउट करोगे कि सॉल्ट का कंटेंट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है क्या आपकी सैंड में कोई अर्थी मटेरियल, अर्थी मटेरियल मतलब आपको पता है अर्थी मटेरियल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अर्थी मटेरियल्स के लिए आप क्या करोगे, सैंड का जो हीप होगा, जो ढेर होगा, और ढेर में आप हाथ डालोगे, उसमें से सैंड की कुछ ग्रेन्स को लेके आप उंगलियों के बीच में उसको रब करोगे। अगर वह आपके फिंगर्स पे कोई क्या करते हैं, स्टैन बना देते हैं, कोई निशान छोड़ देती है अगर वो सैंड के ग्रेन, मतलब उस सैंड में अर्थी मैटर्स प्रेजेंट है। क्लियर? तो नेक्स्ट टेस्ट जो आपका है वो लिख लेना, द सैंड इज टेकन फ्रॉम अ हीप, the sand is taken from a heap and it is rubbed against the finger, and it is rubbed against the fingers full stop. If fingers are stand, it indicates that the sand contains earthy matter. Sand contains earthy matter. क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे अब बात की जाए प्योरिटी ऑफ द सैंड की। क्लियर? कि आप सैंड की प्योरिटी को कैसे चेक करोगे। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, प्योरिटी ऑफ सैंड। तो सैंड की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो आपका टेस्ट होता है वो होता है कलर टेस्ट। क्लियर? कि आपकी सैंड का कलर कैसा है। क्लियर? तो कलर टेस्ट आप करोगे प्योरिटी ऑफ द सैंड को चेक करने के लिए, तो ये लिख लेना आप कि नेक्स्ट टेस्ट जो आपका है प्योरिटी ऑफ द सैंड कैसे फाइंड आउट करना है, बाय द कलर टेस्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है साइज एंड शार्पनेस ऑफ ग्रेन्स। साइज एंड शार्पनेस ऑफ ग्रेन्स। अगर आपको ग्रेन्स की साइज देखना है या उसकी शार्पनेस को चेक करना है, तो देन अब आप क्या करोगे, उस ग्रेन्स को या तो टच करोगे तो टचिंग और ऑब्जर्विंग, और उसको आप ऑब्जर्व करोगे बाय आईज। अपनी आंखों से उसको ऑब्जर्व करोगे और उसको टच करके आप देखोगे कि उसका साइज लगभग कितना हो सकता है एंड शार्पनेस कितनी है आपके ग्रेन्स की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, तो डायरेक्टली लिख लेना। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट थे जिससे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि सैंड का टेस्ट हम कैसे करते। अब नेक्स्ट यहाँ पे अब आता है आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है टाइप ऑफ मॉर्टर्स। यहाँ पे हम सैंड को क्लोज करते हैं। सैंड का टेस्ट यहाँ पे आपका एंड हो चुका है, प्रॉपर्टी भी हमने देख ली है, सैंड के फंक्शंस भी देख लिए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा आपका
मोर्टार। तो अब मोर्टार की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ मोर्टार की सबसे पहले बात होगी कि मोर्टार आपका कितने प्रकार का होता है। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ मोर्टार हेडिंग डाल देना आप। क्लियर? अब यहाँ पे टाइप ऑफ मोर्टार्स की बात करें तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हमने क्या किया है, मोर्टार को कैटेगराइज किया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, सबसे पहले मैंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस पर। तो डेंसिटी के बेसिस पर यहां पर आपका एक लाइट मोर्टार होता है, लाइट वेट मोर्टार भी बोल सकते हो, लाइट मोर्टार होता है, और एक आपका होता है यहाँ पे हैवी मोर्टार। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी मोर्टार आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, लाइट मोर्टार एंड हैवी मोर्टार। क्लियर? अब यहाँ पे डेंसिटी की यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आपने भी सॉइल में पढ़ भी होगी, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये यूनिट आप याद रखना, ठीक है। लाइट मोर्टार की बात करें तो डेंसिटी में क्या बोलूंगा, अगर आपके मोर्टार की डेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से क्या है, कम है, तो ऐसे मोर्टार को हम लाइट वेट मोर्टार बोलते हैं। और अगर आपके मोर्टार की डेंसिटी ज्यादा है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से, तब आपका मोर्टार क्या होगा, हैवी मोर्टार होगा, नहीं तो आपका मोर्टार यहाँ पे लाइट वेट मोर्टार कहलाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप याद रखना कि लाइट वेट मोर्टार को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे कि उसकी डेंसिटी लेस देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द हम क्या करते हैं, पोरस सैंड को यूज करते हैं। क्या करते हैं, पोरस सैंड को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट याद रखना, ये आपके व्यापक में क्वेश्चन आ चुका है, प्यूमेस, ठीक है। प्यूमेस एक मटेरियल आपका जो होता है सैंड के प्लेस पर आप यूज करते हो, जिससे आप स्पेशली लाइट वेट मोर्टार को बनाते हैं, ठीक है। तो प्यूमेस का भी आप यहाँ पर यूज करते हो। क्लियर? या फिर अदर फाइन एग्रीगेट जो आपके होंगे उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आता है यहाँ पे काइंड ऑफ, नेक्स्ट आता है आपका काइंड ऑफ, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट टाइप जो आपका आएगा ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। क्लियर? कि आप किस टाइप का बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपका जो यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, मोर्टार जो होता है, ठीक है। देखते हैं अपन, सबसे पहला जो यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल आप यूज करते हो वो क्या होता है आपका, सीमेंट। क्लियर? तो सीमेंट मोर्टार कहलाएगा। अब अगर आपने बाइंडिंग मटेरियल क्या यूज किया है, लाइम यूज किया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लाइम मोर्टार कहलाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे लाइम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपने क्या किया है, फैट लाइम को यूज किया है और सैंड को यहाँ पे हाफ पार्ट ऑफ द सैंड रिप्लेस्ड बाय द सुर्खी। क्लियर? तो उसको स्पेशली हम सुर्खी बाइंडिंग मटेरियल में ले लेते हैं, तो उसको हम सुर्खी मोर्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, सुर्खी मोर्टार भी बोलते हैं। अब सुर्खी मोर्टार में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्लियर? कि अगर हम सैंड को यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं सुर्खी से, या फिर हम रिप्लेस कर देते हैं फैट लाइम से, तो वो आपका सुर्खी मोर्टार कहलाता है। क्लियर?
क्लियर। अब सुर्खी मटेरियल, यहाँ पे फाइन मटेरियल आपको यूज करना है, तो यहाँ पे सुर्खी को हम पास कराते हैं BIS नंबर 9 शीट से, इससे पास कराते हैं BIS नंबर 9 शीट से। और जो यहाँ पे रेसिड्यू आपका बचेगा, जो आपका यहाँ पे रेसिड्यू बचेगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% बाई वेट। क्लियर। जो आप यहाँ पे सुर्खी यूज करने वाले हो उसको BIS नंबर 9 शीट से आप पास कराओगे, जो रेसिड्यू होगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% बाई वेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुर्खी मोर्टार आपका जो यूज होता है जनरली ऑर्डिनरी मेसोनरी वर्क में आप इसको यूज करते हो। क्लियर। नेक्स्ट टाइप जो आपका यहाँ पे आता है गेज्ड मोर्टार। नेक्स्ट आपका क्या आता है, गेज्ड मोर्टार। नेक्स्ट टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल की बात करें तो वो आपका होता है गेज्ड मोर्टार। अब गेज्ड मोर्टार में आप क्या बोलते हो, और लिनेश जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है सर क्ले सैंड भी होता है क्या, मींस मैं आपके क्वेश्चंस को थोड़ा समझ नहीं पाया, आप एक बार अच्छे से फिर से कमेंट के थ्रू बताएं। क्ले सैंड भी होता है, मतलब क्ले को हम एज अ सैंड के फॉर्म में यूज करते हैं, आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या। गेज्ड का यहाँ पे मतलब है, आपको आगे बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बाइंडिंग मटेरियल की बात करूं तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है जिप्सम मोर्टार। अब बात किया गया है गेज्ड मोर्टार, मतलब यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल में आपने सीमेंट को यूज किया है, साथ में लाइम को यूज किया है और साथ में आपने जिप्सम को यूज किया है। इन तीनों के यूज से जो आपका मोर्टार बना दैट इज द गेज्ड मोर्टार। क्ले मोर्टार नहीं होता है, क्ले आपका बाइंडिंग मटेरियल में हम नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्ले को हम बाइंडिंग मटेरियल में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्ले आपका सिल्ट होता है। ठीक है, सिल्ट को कंसीडर करते हैं हम क्ले को इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जिप्सम मोर्टार यहाँ पे होता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ द बिल्डिंग बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पर आपका जो मोर्टार यहाँ पे होता है सीमेंट मोर्टार, लाइम मोर्टार, सुर्खी मोर्टार, गेज्ड मोर्टार एंड जिप्सम मोर्टार आपका होता है। क्लियर, आप नाम याद रखो, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे समझ सकते हो कि गेज्ड मोर्टार की मैंने क्यों बात की है, तो गेज्ड में मैंने जैसे सीमेंट और जिप्सम को यहाँ पे ऐड किया है, तो हम जब लाइम मोर्टार बनाते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये स्पेशल है। लाइम तो आप समझ गए होंगे, लाइम को यहाँ पे यूज किया गया है एज आ बाइंडिंग मटेरियल। गेज्ड को समझना, यहाँ पे हमने लाइम मोर्टार को बनाया, तो लाइम मोर्टार में क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो होती है प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथ को ये गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली स्टेज में आपको स्ट्रेंथ को गेन कराना है, तो सम अमाउंट ऑफ द सीमेंट एंड सम अमाउंट ऑफ द जिप्सम को हमने ऐड किया है स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, इसलिए हमने इसको गेज्ड मोर्टार का नाम दे दिया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल आपने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे नेचर ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या आता है आपका नेचर ऑफ एप्लीकेशन। तो अब नेचर ऑफ द एप्लीकेशन के बेसिस पे देखते हैं। नेचर ऑफ एप्लीकेशन, यहां पर आप बोल सकते हो यूजेस ऑफ मोर्टार। यूजेस ऑफ मोर्टार के अगर बेसिस पे बात करें तो सबसे पहले आप जो मोर्टार को यूज करते हो नाउअडेज दैट इज ब्रिक मैसोनरी। मोर्टार हम यूज करते हैं ब्रिक मैसोनरी या कोई सा लेइंग वर्क जो आपका होता है, एंड सेकंड आप यहाँ पे यूज करते हो एज अ प्लास्टरिंग पर्पस। क्लियर, तो यूजेस ऑफ मोर्टार के बेसिस पे बात करें तो ब्रिक मैसोनरी एंड प्लास्टरिंग मोर्टार आपका यहाँ पे होता है। क्लियर, प्लास्टरिंग की जगह अपन ऐसा भी बोल सकते हैं फिनिशिंग मोर्टार। फिनिशिंग मोर्टार क्या होता है आपका फिनिशिंग मोर्टार एंड ब्रिक मैसोनरी मोर्टार। ब्रिक मैसोनरी
मोर्टार, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके अलावा आपका आता है, इसके अलावा आता है स्पेशल मोर्टार। इसके अलावा आपका क्या आता है, स्पेशल मोर्टार। तो नेक्स्ट है आपका, आप जैसे अगर आप कोई थिएटर को क्या कर रहे हो या सिनेमा हॉल को आप बना रहे हो, आपको क्या करना है, साउंड प्रूफ आपको बनाना है। तो आप जो प्लास्टरिंग आप करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना है साउंड प्रूफ मोर्टार, ठीक है। तो स्पेशल मोर्टार में आपका आता है साउंड प्रूफ मोर्टार। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्पेशल मोर्टार में और क्या आ जाएगा, एक्स-रे शील्डिंग मोर्टार। नेक्स्ट आपका क्या होता है, एक्स-रे शील्डिंग मोर्टार। एक्स-रे जहां पे हम बताते हैं, जहां पे एक्स-रेज का यूज किया जाता है, तो वहां की वॉल्स पर हम जो मोर्टार यूज करते हैं, दैट इज एक्स-रे शील्डिंग मोर्टार को हम यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड आपका यहाँ पे आता है फायर रेजिस्टेंस मोर्टार। नेक्स्ट आपका क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस मोर्टार, ठीक है। तो ये भी आपका स्पेशल मोर्टार हो गया, फायर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट लो थर्मल कंडक्टिविटी मोर्टार भी आपका होता है, वो फायर रेजिस्टेंस में भी आपका आ जाएगा, लो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे कभी क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाए कि फायर रेजिस्टेंस मोर्टार को आप कैसे प्रिपेयर करते हो, तो याद रखना, इसको लिख लो, दिस मोर्टार प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एल्यूमिनियस सीमेंट। हम यहाँ पे कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, एल्यूमिनियस सीमेंट, क्लियर, एल्यूमिनियस सीमेंट prepared by adding aluminous cement to the finely crushed powder of fire brick, क्लियर। जो आपका फायर ब्रिक होता है उसके साथ हम एल्यूमिनियस सीमेंट को ऐड करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, फाइनली क्रश्ड आपका जो ब्रिक होता है, फायर ब्रिक होता है, उसमें एल्यूमिनियस सीमेंट को ऐड किया, तो आप यहाँ पे फायर रेजिस्टेंस मोर्टार को क्रिएट कर पाते हो। इसके लिए आप एक पार्ट ऑफ एल्यूमिनियस सीमेंट का यूज करोगे तो 2 पार्ट आपको पाउडर ऑफ द फायर ब्रिक लेना पड़ेगा, क्लियर। अगर आप फायर रेजिस्टेंस मोर्टार बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियस सीमेंट प्लस 2 पार्ट ऑफ powdered फायर ब्रिक, क्लियर। तो इसी रेशियो में आप इसके वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर सकते हो, क्लियर। याद रखना, जब भी आप एक पार्ट एल्यूमिनियम सीमेंट लोगे तो 2 पार्ट आपको फायर ब्रिक वहां पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना आप क्लियर। अब जो साउंड प्रूफ की बात की है या साउंड एब्जॉर्बिंग की बात की है, तो ऐसे मोर्टार का जो डेंसिटी की हम बात करते हैं, तो इसकी जो डेंसिटी आपकी होती है यह 6 to 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। कितनी होती है, साउंड प्रूफ या साउंड एब्जॉर्बिंग आपका जो मोर्टार होता है उसकी डेंसिटी 6 to 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। और इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल आप जनरली यूज करते हो तो वो कंपोजिशन आपका होता है, जिसमें आप पोर्टलैंड सीमेंट, लाइम, जिप्सम, स्लैग, इन सब का आप एडिशन करते हो। और यहाँ पर लाइट वेट, अब आप देख रहे हो लाइट वेट जो कंक्रीट था उससे भी कम इसकी डेंसिटी आ रही है, ठीक है। लाइट वेट ही कंक्रीट, लाइट वेट ही मोर्टार बन रहा है, तो यहाँ पर आप लाइट वेट पोरस मटेरियल यूज करोगे, क्या करोगे,
करोगे, लाइट वेट पोरस मटेरियल यूज करोगे, ह्यूमस को यूज करोगे, या अदर फाइन एग्रीगेट्स को आप यहाँ पे यूज करोगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक्सरे वाला, जो मैंने बोला था। अब एक्सरे शील्डिंग की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो डेंसिटी यहाँ पर होगी, डेंसिटी जो यहाँ पर होगी वो अबाउट 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी। क्लियर? ये पॉइंट भी आप याद रखना। एक्सरे शील्डिंग मोटर जो आप यूज करोगे, इसकी जो बल्क डेंसिटी आपकी होगी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी। ठीक है? और इसका जो एग्रीगेट आता है वो हैवी रॉक से आता है, और यहाँ पर आप एडमिक्सचर्स को भी यूज करते हो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी को लाने के लिए। क्लियर? एक्सरे शील्डिंग की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप करना है, तो यहाँ पे आप सम एडमिक्सचर्स को भी यूज करते हो। ठीक है? तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट यहाँ पे अब आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, ब्रिक मैसोनरी में आप 10 mm की लेयर यूज करते हो। 10 mm की आपकी लेयर होती है। देखो ब्रिक का आपका साइज क्या होता है, 190 बाई 190 बाई 90। आप इसमें ब्रिक मोटार को ब्रिक मोटार को कंसीडर करते हो। 10 mm आप कंसीडर करते हो। देन 200 mm बाई 200 mm बाई 10 mm आपका यहाँ पे साइज हो जाता है। क्लियर? तो अप्रॉक्स आपकी जो यहाँ पे लेयर होती है जो 10 mm का आप मैसोनरी में यूज करते हो। ठीक है? ठीक। अब यहाँ पे कुछ मोटार को भी आपके रेशियो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है? आप रेशियो भी लिख लो कि किस वर्ग में आप कितना रेशियो जनरली यूज करते हो मोटार्स का। तो अगर आप पॉइंटिंग पर्पज में यूज कर रहे हो, जिसमें कर रहे हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कोई पॉइंटिंग का वर्क कर रहे हो, सिर्फ आपको पॉइंट देना है। क्लियर? तो आप टाइप ऑफ मोटार, अब टाइप ऑफ मोटार में अपन सीमेंट मोटार की बात करें, इसकी बात करें, सीमेंट मोटार की बात करें, तो 1:1 प्रोपोर्शन का आप यहाँ पे मोटार यूज करते हो। 1:1 मतलब यहाँ पे क्या है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 1 पार्ट ऑफ सैंड। ठीक है? ये याद रखना है आपको कि पॉइंटिंग में आप 1:1 यूज करते हो। अगर आप डीपीसी 10 प्रूफ कोर्स, क्लियर? नेक्स्ट क्या है, डीपीसी 10 प्रूफ कोर्स, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। क्लियर? इसके लिए जो आप सीमेंट मोटार यूज करते हो तो मैं सीएम लिख रहा हूँ। ठीक है? इससे आप समझ जाना, सीएम मोटार मतलब सीमेंट मोटार की मैं बात कर रहा हूँ। तो C/M जो आपका यहाँ पे होगा वो होगा आपका 1:2। ये प्रोपोर्शन आप यूज करोगे। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 2 पार्ट ऑफ सैंड यहाँ पे आप यूज करोगे 10 प्रूफ कोर्स के लिए। अगर आप प्लास्टरिंग पर्पज यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लास्टरिंग यूज कर रहे हो, आपको प्लास्टरिंग करना है किसी वॉल की, तो प्लास्टरिंग में आप जो सीमेंट मोटार आप जनरली यूज करते हो दैट इज 1:2 to 1:3। सीमेंट मोटार की बात की जा रही है। ठीक है? सीमेंट मोटार, ठीक है, 1:2 to 1:3। या तो ये 1 पार्ट सीमेंट 2 पार्ट सैंड ले लो, या फिर 1 पार्ट सीमेंट और 3 पार्ट सैंड ले लो। क्लियर? तो ये रेशियो आप यहाँ पे यूज करते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप फाउंडेशन वर्क की, नेक्स्ट आपकी बात करें फाउंडेशन वर्क की, तो फाउंडेशन वर्क में आप 1:6 सीमेंट मोटार यूज करते हो। 1:6 आपका जो यहाँ पे होता है दैट इज सीमेंट मोटार। क्लियर? और अगर यहाँ पे लाइम मोटार की बात करें कि आप फाउंडेशन वर्क में लाइम मोटार यूज करना चाहते हो, क्या यूज करना चाहते हो,
लाइम मोटार यूज करना चाहते हो, इसका जो रेशियो होगा डेट इज 1:2 आपका होगा, ठीक है। या फिर अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क, सामान्य कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आप कर रहे हो, जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर सीमेंट मोटार की मैं बात करूं तो सीमेंट मोटार आपका जो यहाँ पर यूज होता है डेट इज 1:3, और लाइम मोटार की मैं बात करूं तो लाइम मोटार आपका यहाँ पे यूज होता है 1:2, ठीक है। तो ये कुछ जनरल आपके जो कंस्ट्रक्शन पर्पज में आप मोटार को यूज करते हो वे लिखे हुए हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा था सर ब्रिक मैसनरी में कितना का मोटार हम यूज करते हैं, तो वो हम 10 mm का मोटार वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चंस में एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से बन सकता है आपका क्वेश्चन। एसएससी में तो यहाँ से पूछा भी गया है आपका क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इस रेशियो से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ गुड मोटार, एक अच्छे मोटार्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग डाल देना क्वालिटी ऑफ गुड मोटार, क्वालिटीज ऑफ गुड मोटार, क्लियर। सबसे पहले मोटार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब जो मोटार आप यूज कर रहे हो वो 2 डिफरेंट मटेरियल के बीच में यूज कर रहे हो, तो किन्हीं दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है दैट इज एडेजन। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक अच्छा मोटार कैपेबल होना चाहिए कि वो क्या करे, एडेजन यहाँ पे डेवलप कर सके, क्लियर। तो लिखना इट शुड बी कैपेबल, ऐसा लिख लो डायरेक्ट, कैपेबल टू डेवलपिंग adhesion between component of structure, क्लियर। पहली यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई है, कैपेबल टू डेवलपिंग एडिशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्लियर। नेक्स्ट है should not affect the durability of component with which it comes in contact, अगर किसी अदर मटेरियल के कांटेक्ट में आता है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख लो, डायरेक्टली ऐसा लिख लो, ड्यूरेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे लिखना, ड्यूरेबल आपका हो गया है, थर्ड लिखना इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा आपने मोटार बना दिया। अच्छे मोटार की प्रॉपर्टी है, अभी आपने देखा होगा एसएससी जेईई का जो मेंस हुआ था वहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड टेम्पर की पूछी गई थी, क्लियर। तो यही का यही क्वेश्चन ऐसा ही आपका 15 से 20 नंबर में आपसे पूछा गया था। आपको उसमें लिखना था गुड क्वालिटीज ऑफ गुड मोटार, जैसे यहाँ लिखा है तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था क्वालिटीज ऑफ गुड टेम्पर, ठीक है। मेंस के एग्जाम में आया था 15 नंबर का क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली ये पॉइंट उठा के ऐसे ही लिखने थे उसमें जिन्होंने भी दिया था, ठीक है। तो याद रखना ये। नेक्स्ट है आपका क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो क्या होना चाहिए, इजीली वर्केबल। वर्केबल मतलब क्या होता है, ईज विद ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग एंड मिक्सिंग, क्लियर। तो यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी आपकी आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर, कैपेबल। नेक्स्ट है आपका कैपेबल टू रेजिस्टिंग, capable to resisting penetration of rainwater, penetration of rainwater, capable to resisting
preparation of rainwater. Next है capable of developing the design stresses. Capable. Next है आपका capable to developing design stresses. Capable to developing design stresses. क्लियर। नेक्स्ट है आपका इट शुड सेट क्विकली। नेक्स्ट है आपका सेट क्विकली टू अचीव स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्लियर। अगर जल्दी से सेट होगा तो आप कंस्ट्रक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हो। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका द ज्वाइंट फॉर्म्ड बाय मोर्टार। मोर्टार शुड नॉट डेवलप क्रैक्स। तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख लो, शुड नॉट डेवलप क्रैक्स। मोर्टार जो आपका है यहाँ पे क्रैक्स डेवलप्ड नहीं होने चाहिए। अगर एक अच्छा मोर्टार आपका यहाँ पर यूज हो रहा है तो। एंड दे शुड बी एबल टू मेंटेन देयर अपीयरेंस फॉर लॉन्ग पीरियड। एक लंबे समय तक अच्छा दिखना चाहिए। क्लियर। तो ये यहाँ पे एक अच्छे मोर्टार की आपकी क्या थी, प्रॉपर्टी थी। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो मोर्टार मटेरियल है वो खत्म होता है। ठीक है। मोर्टार्स यहाँ पर हमने खत्म कर लिया है। कल से जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उस नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक्स। क्लियर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इतना क्लियर है आपको। मोर्टार आपको क्लियर है, पूरा मोर्टार आपको क्लियर है जितना आज हमने पढ़ा है। जितना आज हमने पढ़ा है वो सारा का सारा आपको क्लियर है। For the preparation of GATE, Central and State Assistant Engineer and Junior Engineers exams, subscribe the channel Navigate Institute now.